हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे अंतर्दशा के बारे में कि अंतर्दशा का फल कैसे देखा जाता है। देखें कि आज ये दूसरे नियम पे चर्चा होने जा रही है, तो इसका जो पहला भाग है यानी कि अंतर्दशा को सहधर्मी संबंधी से कैसे देखें, उस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। आप उसको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और यदि आपको इसकी जानकारी है तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। देखें कि थोड़ा सा अंतर्दशा को समझ लेते हैं कि अंतर्दशा होती क्या है। तो जब भी किसी ग्रह की महादशा चलती है तो उसमें जो उसका किसी ग्रह का सब पीरियड आता है उसको अंतर्दशा कहते हैं। अंतर्दशा का महत्व ये होता है कि कई बार जब महादशा नाथ कमजोर हो तो अंतर्दशा उसको ओवरलैप कर जाती है, यानी कि अंतर्दशा नाथ का फल ज़्यादा मिलने लग जाता है यदि महादशा नाथ बली ना हो, कमजोर स्थिति में हो। और जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इस महादशा में बहुत अच्छे फल मिले लेकिन बाद में इसी महादशा में मुझे बहुत बुरे फल मिले, तो वो भी अंतर्दशा की वजह से होता है, क्योंकि अंतर्दशा की पोजीशन मैटर करती है कि महादशा से वो किन किन स्थानों पे है। तो आज हम जो पोजीशन की बात है कि म्यूचुअल पोजीशन क्या होती है, इसी नियम पर चर्चा करेंगे और आगे हम उदाहरण कुंडली से भी समझेंगे कि इसको कैसे देखा जाए। तो देखिए कि हम सभी को पता है कि जैसे हम लोग लग्न से गिनते हैं कि लग्न से मान लीजिए कोई ग्रह पाँचवें बैठा है, छठे बैठा है, सातवें बैठा है। ऐसे ही हम महादशा नाथ से अंतर्दशा नाथ की गणना करेंगे। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए किसी का वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न में मंगल दूसरे भाव में बैठा है। मान लीजिए किसी की मंगल की दशा चल रही है और मंगल में बुध का अंतर आया। अब मान लीजिए यही बुध चौथे भाव में बैठा है, तो मंगल चूंकि दूसरे भाव में बैठा है तो हम कहेंगे कि मंगल से जो कि बुध है चौथे भाव में गया, इसका संबंध 3-11 का हुआ, यानी कि मंगल से बुध तीसरे बैठा है और बुध से मंगल 11 में बैठा है। तो सिंपल सा है कि हम ग्रहों के मध्य जो म्यूचुअल पोजीशन है उसको देखेंगे और उसके आधार पे फल कथन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ग्रह उनका धर्म क्या है, वो सहधर्म है कि नहीं, मतलब सहधर्म का मतलब होता है त्रिकोण के स्वामी या फिर वो 6 8 12 के स्वामी है, तो ये सारी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दी है, आप उसको जरूर देख लें। तो यहाँ पर उन नियमों को हम क्लब करके लगाएंगे तो फलित और सटीक बैठेगा। तो देखें कि कुछ एक स्थितियां आपको प्राप्त होंगी जब भी आप महादशा नाथ से अंतर्दशा नाथ को देखेंगे। देखिए कि सबसे पहले हम 2-12 की स्थिति पे बात करते हैं कि मान लीजिए कि महादशा नाथ से अंतर्दशा नाथ दूसरे भाव में हो या फिर वो 12वें भाव में हो, तो फिर क्या फल हो सकता है। देखिए कि इसमें बताया गया है कि जब 2-12 की दशा चलती है तो इस समय जातक को पैसों संबंधित चिंता होती है। फ्लो ऑफ मनी बना रहता है लेकिन पैसा मतलब आता है लेकिन बचता नहीं है, वो खर्चा भी हुआ करता है। कुछ एक अस्पताल संबंधित भी चीज़ें दिखती हैं, कोई मतलब कि किसी के रोग में खर्चा होना, अस्पताल जाना, कोई दान धर्म करना, तो ये सारी चीज़ें 2-12 की दशा में हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन जो अभी हमने बात की कि जैसे कारक अकारक, मान लीजिए कि दोनों ग्रह कुंडली के कारक हैं, तो फिर वो जो खर्च होगा वो आपकी मर्जी से होगा, बेहतर किसी अच्छे कार्यों पे खर्च होगा। पैसा आएगा लेकिन उस पैसे का आप खुद एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और मान लीजिए दोनों ग्रह कुंडली के आकारक हैं और फिर उस समय मान लीजिए कि 2-12 की दशा आ गई, तो फिर ये थोड़ा सा व्यक्ति उस समय तंगी देख सकता है, या फिर वो वैसे तंगी है और खर्चे ऐसे जगह पे हो रहे हैं जहाँ पर मतलब कि कोई घर में बीमार पड़ गया, कोई छत टूट गई, तो इस तरीके की भी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। लेकिन जो कारक कारक वाला पॉइंट है कि ग्रह किस भाव का स्वामी है, इसको आपको नहीं भूलना है, वो ध्यान में रखना है, जो सहधर्मी वाला नियम है। तो देखें कि इस तरीके के फल 2-12 के दशा में मिलते हैं। इसमें कुछ बातें और हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो शुभ ग्रह है, आने वाली अंतर्दशा भी शुभ ग्रह है। मान लीजिए दूसरे भाव में भी शुभ ग्रह बैठा है, 12वें भाव में भी शुभ ग्रह बैठा है, तो इसका एक अर्थ ये भी होगा कि पैसा आसानी से आ रहा है और खर्च भी जो हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है। और मान लीजिए 12वें भाव में पाप ग्रह है तो उसको माना जाता है कि खर्च आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है, बेवजह आपको कहीं पर खर्च करना पड़ रहा है बेमन से। और मान लीजिए कि दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठा हो और 12वें भाव में भी पाप ग्रह बैठा हो, तो ये माना जाएगा कि व्यक्ति वैसे पैसा नहीं आ रहा है और खर्चा हुए जा रहा है। तो ये सब आप अपने बुद्धि से देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। अब हम सिर्फ स्थितियों के बारे में बात करेंगे कि किन स्थितियों में कैसा कैसा फल हो सकता है। तो देखिए कि जो दूसरी स्थिति आती है वो 3-11 की स्थिति होती है। इसमें क्या हो सकता है, तो 3-11 में बताया गया है कि जातक कठिन परिश्रम करता है, निर्णय लेने से नहीं घबराता है, वो रिस्क लेता है और काफ़ी मेहनत के बाद उसे कुछ धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। मतलब
तीसरा भाव हमारे एफर्ट को दिखाता है, 11वां भाव लाभ को दिखाता है। तो इसमें भी लाभ की प्राप्ति के लिए ये अच्छा बताया गया है। लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, जो पैसे आप कमा रहे हैं उसको एंजॉय करने के लिए बेहतर नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। भाई बहनों संबंधित कुछ फल हो सकते हैं, कुछ बड़े भाई संबंधित फल हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि तीसरा भाव एक उपचय भाव आता है, 11वां भाव भी उपचय भाव होता है। तो तीसरे भाव में यदि शुभ ग्रह होगा तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कम रिस्क लेता है। और मान लीजिए दोनों भाव में पाप ग्रह हो तो व्यक्ति बोल्ड डिसीजन लेगा और खूब सारा मेहनत करेगा और अच्छा पैसा भी, वेल्थ भी जनरेट कर सकता है। तो 3-11 की दशा में कुछ एक इस तरीके के फल मिल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ग्रह की पोजीशन 4-10 है, यानी कि महादशा नाथ से अंतर्दशा नाथ चौथे भाव में बैठा है या फिर वो 10वें भाव में बैठा है। तो इसको हम 4-10 की पोजीशन कहेंगे। इसमें बताया गया है कि घर संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कोई जॉब में टर्मिनेशन छूटना हो सकता है, कोई नौकरी में बदलाव हो सकता है, या फिर घर में रहने के स्थान में भी बदलाव हो सकता है। तो पर्सनल लाइफ संबंधित चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं कि व्यक्ति के घर में, घर का कैसा माहौल है। इसमें बात याद रखिए कि जो चौथा भाव है उसमें, चौथे भाव में शुभ ग्रह हो तो बेहतर है, और जो 10वां भाव उसमें पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो चल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे महादशा जिसकी चल रही है, हम गणना महादशा नाथ से करेंगे। तो महादशा नाथ से अंतर्दशा नाथ यदि चौथे भाव में होगा तो वो जो चौथे भाव में ग्रह है वो शुभ ग्रह हो तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि चौथे भाव में पाप ग्रह हो। और मान लीजिए कि महादशा नाथ ही शुभ ग्रह है और उससे 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो, तो ये भी अच्छा माना जाएगा कि चौथे भाव में एक शुभ ग्रह है। आप गणना जो करेंगे वो महादशा नाथ से करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे चौथा भाव हो गया, 5वां भाव हो गया, इस तरीके के भाव जो होते हैं इसमें शुभ ग्रह बेहतर फल देते हैं, उपचय भाव में पाप ग्रह बेहतर फल देते हैं। तो इस तरीके से भी आप देखें कि कौन से भाव में कैसा ग्रह प्रवेश कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि यदि 4-10 की दशा होगी तो स्थान में परिवर्तन, करियर में कुछ चेंज, घर संबंधित कुछ समस्याएं, गेन होता है, फायदा भी होता है, लेकिन वो कुछ समस्याओं के बाद होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान में रखिए। अब जो अगली स्थिति बनती है, जो सबसे बेहतर बताई गई है, वो 5-9 की बताई गई है, यानी कि महादशा नाथ से जो अंतर्दशा नाथ है वो 5वें भाव में बैठा है या फिर वो 9वें भाव में बैठा है। इसमें क्या होता है कि ये जैसे अभी जो पैसे आप कमा रहे थे, ढेर सारी व्यक्ति ने जो भी मेहनत करके वेल्थ जनरेट किया है उसको एंजॉय करने का ये समय होता है। इस समय जातक प्रायः परिवार के साथ समय बिताता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ये अच्छा समय होता है। इस समय यदि कोई शुभ कार्य हो तो वो लंबे समय तक चलता है। और मान लीजिए कि जो नवम पंचम की दशा चल रही है, इसमें मान लीजिए कि दोनों ग्रह त्रिकोण के स्वामी है या एक त्रिकोण का एक केंद्र का स्वामी है, तो ये और बेहतर हो जाएगा। यानी कि दोनों ग्रह शुभ फल देना चाहते भी थे और वो जो जो उनकी म्यूचुअल पोजीशन है वो भी बेहतर हो गई। तो ये सोने पे सुहागा हो गया। तो ये जो बेसिक जो हम सबसे शुरू से देखते हैं उसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि लॉर्डशिप क्या है ग्रहों की, तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त होता हुआ दिखेगा। अब देखें कि जो अगला इसमें पोजीशन आता है वो 6ठे और 8वें की आता है। 6ठे और 8वें की दशा, मतलब 6ठे और 8वें का जो अंतर होता है, जो म्यूचुअल पोजीशन होती है कि मान लीजिए महादशा नाथ से जो अंतर्दशा नाथ है वो 6ठे भाव में गया हो या फिर 8वें भाव में गया है, ये बेहतर नहीं माना जाता है। अमूमन ये काफ़ी बुरा रिजल्ट देता है। कुछ टर्मिनेशन हो जाना, कोई रोग हो जाना, किसी प्रिय की मृत्यु हो जाना, ये सारी चीज़ें इसमें जो एक जीवन में काफ़ी कष्ट समय होता है ये इसमें देखा जा सकता है। लेकिन हमेशा हर बार ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कि जो 8वां भाव है उसमें कोई शुभ ग्रह हो, जैसे कि दशानाथ से 8वें भाव में यदि कोई ग्रह गया है और वो शुभ ग्रह है तो ये अच्छा माना जाएगा। वैसे तो 8वें भाव में कोई ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी 8वें भाव में यदि किसी को रखना है तो शुभ ग्रह को रखिए। और 6ठे भाव में यदि पाप ग्रह हो तो वो अच्छा फल देता है, वो उतने बुरे फल नहीं देता है, क्योंकि वो उपचय भाव में पाप ग्रह वो व्यक्ति को संघर्ष से लड़ने की क्षमता देता है, वही शुभ ग्रह सहने की क्षमता देता है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि किसी कुंडली में बुध की दशा चल रही है और उससे कोई जो अंतर्दशा नाथ है वो मान लीजिए कोई पाप ग्रह है, वो 6ठे भाव में है, तो ये बेहतर होगा बजाय कि दशानाथ से अंतर्दशा नाथ 8वें भाव में हो और कोई पाप ग्रह हो जाए।
अगर अष्टम भाव में रखना है तो वहाँ पर शुभ ग्रह होना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरी बात इसमें कुछ एक पॉइंट और जोड़ना है, जो अभी मैं नेगेटिव पॉइंट बता रहा था कि टर्मिनेशन कष्टदायी दशा होती है। अमूमन तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। मान लीजिए कि दोनों ग्रह कुंडली के कारक ग्रह हैं और छठे आठवें बैठे हों, तो उसमें भी एक दो बार हो सकता है कि व्यक्ति का जैसे टर्मिनेशन तो हुआ लेकिन उससे उसको फ़ायदा हो गया, कोई ऑपरेशन हो गया, कोई सर्जरी हो गई, कोई रोग से मुक्ति मिल गई, किसी की मृत्यु से कोई धन लाभ हो गया, व्यक्ति का ज्योतिष अध्यात्म में उस समय ज़्यादा मन लगने लगा हो, तो ये सारी चीज़ें भी आप इस दशा में देख सकते हैं। बस इसमें यह है कि जैसे छठे भाव में यदि पाप ग्रह जाए और आठवें भाव में शुभ ग्रह हो तो ये चीज़ ज़्यादा होती हुई देखी जा सकती है। और यदि इसका उल्टा हो जाए कि मान लीजिए छठे भाव में शुभ ग्रह बैठा हो और आठवें भाव में पाप ग्रह, तो फिर स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। किसी प्रिय के जाने की खबर आप सुन सकते हैं, क्योंकि एक तो छठे भाव में वैसे आप संघर्ष शुभ ग्रह है तो वो फाइट नहीं कर पा रहा है, ऊपर से आठवें भाव में बैठा पाप ग्रह आपको और ज़्यादा मतलब दिक्कत दे रहा है। अच्छा, ये जो भी मैं भाव की बात कर रहा हूँ ये आपको ग्रह से मतलब एमडी लॉर्ड से एडी लॉर्ड को देखना है, महादशा नाथ से अंतर्दशा को देखना है। कुंडली में जो ग्रह जिस स्थिति में है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सारी गणना महादशा नाथ से अंतर्दशा नाथ की करनी है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिलाकर के हमने सभी स्थिति पे बात कर ली। अच्छा, अब जो स्थिति आती है वो संबंध की स्थिति आती है। जैसे मान लीजिए कि समसप्तक की स्थिति हो, यानी कि पहले भाव में महादशा नाथ बैठा हो और महादशा नाथ से सातवें भाव में अंतर्दशा नाथ आ जाए, तो कैसा फल हो सकता है। तो देखें कि इस समय जातक के मन में द्वंद्व रहता है, कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, जातक के सामने उसके निर्णयों का विरोध करने वाले लोग हो सकते हैं। प्राय ऐसी दशा में विवाह होते हुए भी देखा जा सकता है, व्यक्ति का कोई विवाह के काफ़ी सारे रिश्ते आए, तो ये सारी चीज़ें समसप्तक की दशा में होती हैं। यानी कि पहले भाव में दशानाथ बैठा है और उससे सातवें भाव में अंतर्दशानाथ चला जाए, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, दोनों ग्रह जिसकी दशा चल रही है और जिसकी अंतर्दशा चल रही है, दोनों ग्रह यदि साथ बैठे हों तो यदि साथ बैठे हों तो सहधर्मी संबंधी के नियम से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए दोनों ग्रह कुंडली के शुभ ग्रह बनते हैं और साथ बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा योग बन जाएगा। और मान लीजिए कि एक कुंडली का कारक ग्रह है, एक कुंडली का अकारक ग्रह है, तो जो ग्रह कुंडली का बली ग्रह है उसके आधार पे आप फल कह सकते हैं कि उसके फल ज़्यादा मिलेंगे, और जो कुंडली का कमजोर ग्रह है उसके फल उतना नहीं मिलेंगे। तो यानी कि इसमें महादशा नाथ का महत्व ज़्यादा है, लेकिन अगर महादशा नाथ कमजोर हो तो अंतर्दशा नाथ अपने फल देने लगता है यदि दोनों ग्रह साथ में हो, तो इस बात का ध्यान रखिए। और एक चीज़ और है कि जैसे कोई भी महादशा जब शुरू होती है तो उसमें जो पहली अंतर्दशा होगी वो उसी ग्रह की होती है, तो उसको छिद्र दशा माना जाता है। तो छिद्र दशा में ग्रह अपने जो नेचुरल ट्रेड्स होते हैं, जैसे बुध की दशा है तो बुध पढ़ाई लिखाई संबंधी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, खेल कूद हो गया, मनोरंजन हो गया। शुक्र कुछ कला संबंधित चीज़ें, प्रेम संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। गुरु आपका ज्ञान संबंधित चीज़ें, भक्ति हो गया, ईश्वरीय ज्ञान, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो अपनी दशा में, अपने ही अंतर्दशा में कोई ग्रह की जैसे दशा चल रही है और उसकी अपनी ही अंतर्दशा आई, तो इस समय ग्रह अपने नैसर्गिक कारकत्व के थोड़े बहुत फल देता है। उससे आप जो भी गणना कर रहे हैं कि आप इंतजार कर रहे थे कि ये महादशा में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, तो छिद्र दशा बीतने का इंतजार कीजिए, तभी ग्रह के आपको अस्पष्ट फल नजर आ पाएंगे। तो कुल मिलाकर के अंतर्दशा देखने के ये दूसरा नियम था। पहला जो नियम था उसका आपको ध्यान रखना है कि सहधर्म क्या है, ठीक है, मतलब इसका यूज क्या है। जैसे मान लीजिए ये तो मैं बता दिया, लेकिन सहधर्म का इसमें यूज क्लब कैसे करें। तो देखिए कि भावेश होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह 2-12 बैठे हैं, ठीक है, और दशानाथ से अंतर्दशानाथ दूसरे और 12 में बैठे हैं, लेकिन मान लीजिए कि वो ग्रह, जो दोनों ग्रह हैं वो कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, अकारक ग्रह हैं। तो फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब 6-8-12 के स्वामी हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आठवें भाव से हम किसी के जाना देखते हैं, तो किसी के जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसमें खर्चा हो गया हो, या काफ़ी दुख का सौरों का माहौल हो, अकेलापन का माहौल हो, कोई व्यक्ति अस्पताल में पहुंच गया हो, 12वें भाव के स्वामी की दशा है और वो दूसरे 12वें में बैठा भी है, तो फिर ऐसे में कुछ खर्चा होना, काफ़ी लॉस होना, ये भी दिखाता है। तो कहने का मतलब है कि लॉर्डशिप को आपको इग्नोर नहीं करना है। लॉर्डशिप आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर दे देता है कि क्या होने की संभावना है। और मान लीजिए कि त्रिकोण की स्वामी की दशा है और तब भी वो दोनों 2-12 बैठे हैं, तो भी आप कह सकते हैं कि इस समय आप विदेश जा सकते हैं। जो भी 12वें भाव संबंधित अच्छी चीज़ें देखी जाती हैं, इस समय आप कुछ एक अपना दान धर्म का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लॉर्डशिप जो है, जो ग्रह की लॉर्डशिप है वो अच्छी है, तो ग्रह उतना बुरे
फल नहीं दे सकता है। यदि म्यूचुअल पोजीशन में वो बुरा बैठा हो तब भी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ग्रह की लॉर्डशिप को इग्नोर नहीं करना है। तब आप अगर फलित करेंगे, गणना निकालेंगे तो आपको सटीक फल प्राप्त होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर के अंतर्दशा संबंधित ये नियम थे। अभी एक तारा मिलान वाला नियम बाकी है, तो उसको हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा कर लेंगे। देखें कि जैसे हम एक उदाहरण कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कुंडली है ये एक आर्कियोलॉजिस्ट की कुंडली है, और जब इनकी शनि की दशा चल रही थी, शनि में बुध की अंतर्दशा थी, सन 2003 के समय की बात है। तो इनके साथी लोगों का प्रमोशन हुआ, लेकिन किसी वजह से इनका प्रमोशन रुक गया था, तो उसमें इनको थोड़ा बहुत भाग दौड़ करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद इनका भी प्रमोशन हो गया था। तो देखिए कि शनि से जो बुध है वो 11वें भाव में बैठा है, बुध से शनि जो है वो तीसरे भाव में है, और दोनों ग्रह कुंडली के कारक ग्रह हैं। तुला लग्न की कुंडली में शनि बुध कारक बनता है। तो देखिए कि यहाँ पर तो सारी चीज़ें ठीक रहीं, लेकिन जब 2006 में इस दशा का अंत हुआ, यानी कि 3/11 की पोजीशन थी, इनका प्रमोशन हो गया, गेन प्राप्त हुआ, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब दशा खत्म हुई उसके बाद शनि में केतु का पीरियड आया, तो देखें कि केतु इनके जो है वो शनि से छठे भाव में बैठा है, यानी कि ये छठे 8वें की पोजीशन हो गई। और 8वें भाव में भी पाप ग्रह जो कि शनि आया, केतु से जब आप शनि को गिनेंगे तो वो 8वें भाव में आएगा, और उसके बाद शनि से जब आप केतु को गिनेंगे तो वो छठे भाव में आएगा। तो इस समय क्या हुआ कि इनके माता का थोड़ा देहवास हो गया, तो वो भी एक चीज़ इसमें इंगित हो रही है कि किसी प्रिय का जाना, और जो कि केतु माता भाव में बैठा है, माता के भाव में, और वहाँ से शनि से वो छठे गया है। तो इस चीज़ का भी इसमें शुरुआत हुआ कि ये चीज़ क्यों हुई। बाकी उस समय थोड़ा सा घर में क्लैशअप भी इनके चल रहा था, तो ये पूरा 1 वर्ष में मतलब कि काफ़ी एक ऐसी घटना घटी कि वो पूरा जीवन भर के लिए दिक्कत दी गई। तो छठे 8वें में जो मैंने अभी हम बात कर रहे थे कि दोनों ग्रह यदि पाप ग्रह हो तो कष्ट थोड़ा बढ़ सकता है। और देखिए कि यहाँ पर शनि कुंडली का कारक ग्रह था, तो इन बाद में माता जी थोड़ी सी इनकी बीमार भी थी, तो ठीक है चीज़ें, बाद में हर किसी को एक ना एक दिन जाना है, तो चीज़ें फिर ज़िंदगी ढर्रे पे आ गई अपने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई अकारक ग्रह है, उसमें भी दूसरे अकारक ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, और दोनों की जो म्यूचुअल पोजीशन है वो छठे 8वें हो जाए, तो फिर ये कई बार काफ़ी गंभीर स्थिति हो सकती है। और एक तो जैसे दोनों ग्रह अकारक, मान लीजिए दोनों ग्रह संबंधी हो जाए, यानी कि दोनों ग्रह आपस में बैठ जाएं, तो भी ये गंभीर स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें कि हम एक दूसरे उदाहरण पर बात करते हैं। ये चार्ट एक प्रोफेसर का चार्ट है। इसमें क्या हुआ कि वही सन 2018 के करीब इनकी मंगल में जुपिटर की अंतर्दशा आई। तो इस समय जैसे पहले ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे, लेकिन उसके बाद ये पूर्णतः प्रोफेसर हो गए। लेकिन इस समय एक और नई यूनिक बात हुई। यूनिक क्या कह लीजिए कि जैसे इनकी संतान हो चुकी थी, लेकिन इस समय पहली संतान से दूसरी संतान के एज का गैप काफ़ी बढ़ गया, यानी कि 7 साल बाद एक और संतान इनकी इस दशा में हो गई। तो ये भी एक दशा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था वो हुआ। हालांकि उस संतान की प्राप्ति के बाद इनके जीवन में लक फैक्टर काफ़ी बढ़ गया। उस समय जैसा कि बताया गया था 1/5 की दशा हो तो परिवार के साथ समय बिताना, कोई शुभ कार्य दीर्घकाल में चलना, तो जो प्रोफेसर हो गए तो वो दीर्घकालिक ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी इस चार्ट में लागू होती हुई दिखी। तो कुल मिलाकर के ये था कि 1/5 का जब संबंध आया तो ये चीज़ हुई। बाकी जो हम अभी बात किए कि 6-8 का संबंध हो तो क्या हो सकता है। और देखिए कि दोनों ग्रह जो कुंडली के कारक थे उसका भी फल दे रहे थे। जैसे इसमें जो लग्नेश है वो जुपिटर बनता है, और वही 5वें भाव में बैठ गया तो संतान, और उसमें भी जो मंगल की अंतर्दशा आई और दोनों नवम पंचम बैठे हैं तो इनको संतान प्राप्ति हुई। ये असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर हो गए। तो कुल मिलाकर के ये जो अंतर्दशा के नियम थे ये आपको 70 से 80% चार्ट में लगता हुआ दिख जाएगा। मान लीजिए जिन चार्ट में ये नियम नहीं लगते हैं तो उन पे आप थोड़ा सा कंडीशनल दशा भी देखिए, कि जैसे षोडशोत्री दशा बताई गई है कि कृष्ण पक्ष का जन्म हो तो, और वो चंद्रमा की होरा में हो तो षोडशोत्री दशा लगती है। हालांकि इस पर मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा। या फिर जो द्विसमसप्तमी दशा होती है, यानी कि लग्नेश सप्तम में हो, सप्तमेश लग्न में हो, तो वहाँ पर भी पराशर जी ने कंडीशनल दशा को बताया है कि उसको लगाकर देखिए। तो जिन जिन चार्ट पे कंडीशनल दशा अप्लाई हो रही है वहाँ पर कंडीशनल दशा भी लगा करके चेक कर लेना चाहिए, तो उससे भी रिजल्ट मिल जाता है। अब देखेंगे, लेकिन ये सारे नियम के बाद कुछ एक बातें और हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि महादशानाथ यदि बली हो तो फिर
भूल जाइए सारी चीज़ें, वो अपना ही फल देगा। उसमें के बाद वो कैसी भी म्यूचुअल पोजीशन हो, अगर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, कुंडली के शुभ भाव का स्वामी है, तो कई बार ऐसा भी होगा कि छठे आठवें की पोजीशन हो तब भी व्यक्ति के साथ बेहतर हो रहा है। और मान लीजिए महादशा नाथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि जो अंतर्दशा नाथ आ रहा है, भले वो 3-11 हो या मान लीजिए 1-5 बैठा हो, तो भी आपको शुभ फल ना मिल रहे हो, क्योंकि महादशा नाथ जब कमज़ोर होता है तो अंतर्दशा नाथ की वेटेज बढ़ जाती है, और वो यदि कुंडली में पाप ग्रह होगा तो उसके ज़्यादा फल मिलेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। ऊपर से मैंने एक वीडियो और बनाया था महादशा में नक्षत्रों का प्रयोग, तो उसको भी देख लीजिए कि जो जैसे कि जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है, उसका नक्षत्र स्वामी यदि कुंडली में अच्छे भाव का स्वामी है, तो भी दशा के शुभ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो जो बेसिक नियम है जो पहले से आप जानते हैं, देखते हैं, उसको भूलना नहीं है। और जो सहधर्मी संबंधी का नियम है उसको भी इसके साथ क्लब करके लगाना है। एक बात और है कि जैसे मान लीजिए कि आप ये देख रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि कई बार होगा कि आपसे जब लोग पूछेंगे, आपको मान लीजिए कि कुछ दिख रहा है कि कुछ एक स्थिति गंभीर हो रही है चार्ट में, यानी कि कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है, या किसी चार्ट दशा ग्रह गोचर अप्रिय घटना की ओर संकेत कर रहा है। इसमें वैसे तो गोचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, कि हमने अभी तक गोचर की बात नहीं की है, लेकिन वही हमें कभी कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट लेकर के चलते हैं, और जब आप सभी पॉइंट को देखेंगे तो ही आप ज्योतिष में किसी निर्णय की ओर पहुंच पाएंगे। तो हम बात क्या कर रहे थे कि मान लीजिए कोई आपसे कभी कुछ चार्ट दिखाने आता है, कुछ पूछता है, और आपको स्थिति गंभीर होती हुई मालूम पड़ रही है, लेकिन आप सीधा सीधा उसको, आपको डराना नहीं है कि जाओ आपके साथ ऐसा हो जाएगा। मतलब एक शायरी है कि अभी जंग जारी रहती चिराग और हवाओं में, बेईमानी से तुमने फूंक कर बुझाया है। तो कहने का मतलब है कि जब तक अपनी परेशानियों से लड़ता जूझता, बाकी चीज़ें वो खुद अपने हालात देखता, लेकिन आपने पहले से ही उसको इतना डरा दिया है कि वो उनसे लड़ ही नहीं पा रहा है, तो आपको हमेशा ये बोलना है कि थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको परिस्थितियों का सामना करना है, ऐसी बातें कहनी है। और देखिए कि कुछ एक जो भी उसके शुभ फल हैं दशा के, उसको भी आपको जरूर से बताना है, आपको ट्रांजिट भी देखना है, तभी आप किसी निर्णय पे पहुंचे। ऐसे सीधा सीधा किसी को कुछ बता देना या डरा देना अच्छी बात नहीं होती है। कि एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि वो व्यक्ति को सावधान करे, और कई स्थितियों में भविष्य देखना बहुत अच्छी अवधारणा में नहीं है, जहाँ तक परेशान हो सकता है। तो यदि आप ये सारी गणना देखते हैं, करते हैं, तो बहुत ध्यान से गणना करके किसी को यदि आपको कुछ बताना है, कुछ मान लीजिए कि स्थिति गंभीर दिखती है, तो आप सावधानी पूर्वक कहिए, और कुछ बेहतर फल है तो उसको आप अच्छे से जातक को बताइए कि इन स्थानों पे बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के अंतर्दशा के ये नियम थे, आप इनको अपनी कुंडलियों पे लगाएं, और जो भी रिजल्ट आया, यदि रिजल्ट आ रहा है तो मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। यदि आपको कोई प्रश्न रह गया हो तो उसको भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।